So, hello everyone. We are the team of HDLV and we present online study. Okay. So, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ चैप्टर इलेक्ट्रिक क्लास 10 पार्ट 2 के बारे में. ओके ये सीबीएसई और एनसीईआरटी दोनों से ही बिलोंग करता है. ठीक. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्किट डायग्राम के बारे में. ओके. तो सर्किट डायग्राम देखो होता क्या है बेसिकली. जो भी आप इक्विपमेंट आप अपने घर की लाइन ले सकते हो, इलेक्ट्रिक लाइन. ओके. या कहीं की भी, आपके स्कूल की या आपकी किसी भी लोकेलिटी की. उसको एक पेज पर आपको दिखाना ही क्या होता है, आपका सर्किट डायग्राम है. ठीक है, सिंपल सी बात है. ठीक. तो होता मेनली क्या है, सर्किट डायग्राम, इसे हम लोग इलेक्ट्रिकल डायग्राम भी बोलते हैं. ठीक है, इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकल मतलब एक चित्र के रूप में रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक, इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही सर्किट डायग्राम है. लेकिन हम लोग इसको दिखाते कैसे हैं, तो सर्किट डायग्राम को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं कुछ प्रतीकों का, कुछ चिन्हों का. जैसे ये है हमारा इलेक्ट्रिक सेल. ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से प्रदर्शित करते हैं. यहां पर जो बड़ी प्लेट है वो आपकी पॉजिटिव और जो छोटी प्लेट है वो नेगेटिव को प्रदर्शित करती है. ठीक. बैटरी, एक बैटरी में कई सेल होते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कई सेल जोड़ के एक बैटरी बनी हुई है. प्लग ओपन. प्लग ओपन मतलब अभी प्लग लगा नहीं हुआ है. ठीक है, यू कैन से स्विच. ठीक है, तो अभी स्विच आपकी क्या है, ओपन का मतलब अभी करंट फ्लो नहीं हो रही, जिसको आप लोग स्विच ऑफ भी बोल सकते हो. ठीक है, तो इसको इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे. प्लग की और स्विच क्लोज्ड, यानी जब स्विच आपकी क्या है, ऑन है. ठीक है, तो उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं. वायर ज्वाइंट, कहीं पर हमें किसी वायर को जोड़ना है, उसका तरीका ये रहेगा कि आपने एक वायर लिया, इसको हमें यहां पर अगर जोड़ना है तो हमने इस प्रकार से क्या कर दिया, जोड़ दिया. ठीक है. वायर्स क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, अगर हमें क्या करना है, सप्लाई एक जगह से दूसरी जगह ले जानी है पर उन्हें जोड़ना नहीं है. मान लीजिए दो तार हैं, एक दूसरे के पास से निकल रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, हम उसको इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे कि मतलब इस तार को इस तार में जोड़ा नहीं गया है. ठीक. इलेक्ट्रिकल बल्ब, ये तो मान लीजिए रियल का ही फिगर है, लेकिन आप डायग्राम में किस प्रकार दिखाओगे, इस प्रकार दिखाओगे. ठीक है. ठीक है, आप 2-3 बार इसको घुमा सकते हो. रेसिस्टर ऑफ अ रेसिस्टेंस, इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे. ठीक है. वेरिएबल रेसिस्टेंस मतलब जो चेंज हो सकते हैं रेसिस्टेंस, उनको हम लोग वेरिएबल रेसिस्टेंस बोलते हैं, उनको हम लोग इस प्रकार से दर्शाते हैं. ठीक है. एमीटर, आपकी इलेक्ट्रिक में जो धारा बह रही है, ठीक है, उसको प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको दिखाएंगे हम लोग इस प्रकार से. ठीक है. उसके बाद आपका है वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर को हम लोग दिखाएंगे इस प्रकार से, और गैल्वेनोमीटर को दिखाएंगे आपके इस प्रकार से. ठीक है. ये है आपका कोई तरीका. ठीक है, मतलब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के आपके साइन कि आप विभिन्न विभिन्न सर्किटों को किस प्रकार से दर्शाओगे. ठीक है. चलो, लेट्स ड्रा सर्किट डायग्राम. आप ड्रा करने की कोशिश खुद से कीजिए. आप अपने एक किसी रूम का सर्किट देखिए. ठीक है, या आप 2 रूम लीजिए अपने. ठीक है, उनका सर्किट देखिए. ठीक है, और उनको एक कॉपी पेपर पर बनाने की क्या करिए, खुद से पहले कोशिश करिए. ठीक है. अब देखो, जो ये तो हो गया आपका सर्किट. ठीक है, डायग्राम. लेकिन इसके बाद जो इस चैप्टर से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है आपकी ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या कहता है, अ लॉ, एक ऐसा लॉ जो स्टेटिंग बताता है दैट द इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो वोल्टेज क्या क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है. क्योंकि देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका कोई भी आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, उसका रेसिस्टेंस चेंज नहीं होता है अनटिल अनलेस उसके बाकी के जैसे हीट हो गया और उसकी जो लेंथ हो गई, इन सभी चीजों में परिवर्तन नहीं होता है, तो क्या होगा, उसके रेसिस्टेंस में परिवर्तन नहीं होगा. ठीक, एक आमतौर पर. ठीक है. अब होगा क्या, अगर हो जाए क्या कि अगर आपने वोल्टेज को इंक्रीज किया, प्रोपोर्शनली क्या होगा, आपकी करंट भी जो फ्लो हो रही है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. ठीक. ये जो ओम्स लॉ है वो इसी बात को क्या करता है, बताता है. अ लॉ स्टेटिंग दैट इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस. अ लॉ, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट होती है जिसको हम लोग आई से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होती है आपके वोल्टेज की और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके रेसिस्टेंस की. ठीक है. व्हेन वी विल जॉइन बोथ द इक्वेशन, we will get
आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ओके, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। अगर हम लोग इसका एक ग्राफ बनाए, ग्राफ बनाना पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं। सो अगर मैं वोल्टेज और जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट है उसके बीच एक ग्राफ बनाऊं, ठीक है। मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिक करंट को वाई एक्सिस पर और जो आपका वोल्टेज है उसको मैं क्या कर रहा हूं, एक्स एक्सिस पर दर्शा रहा हूं, ठीक है। तो होगा क्या, मान लीजिए यहां पर वैल्यू है 5 और 10, 15, ठीक है, 20, सो एंड सो ऑन, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर भी मान लीजिए आपका, ठीक है, यहां पर मैं वोल्टेज दिखा रहा हूं तो यहां पे मान लिया मैंने 20, ठीक है, 40, 60, 80 एंड सो ऑन। सो होगा क्या, अगर मैं कोई उपकरण लूं, ठीक है, और उसके साथ मैं क्या करूं, एक एमीटर और एक वोल्ट मीटर ज्वाइन करके मैं उसमें लगातार जो आपका वोल्ट मीटर होता है वो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में, और जो आपका एमीटर होता है वो किस में होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, ठीक। तो अगर मैं इसको किसी सर्किट में जोड़कर लगातार मैं वोल्टेज का मान क्या करूं, बढ़ाता जाऊं। सो हम लोग देखेंगे उनकी गणना करने के बाद कि जो हमें ग्राफ मिलेगा वो एक सीधी रेखा मिलेगा। मतलब अगर मैं वोल्टेज को लगातार बढ़ा रहा हूं, सो उसी रेशियो में अगर मैंने वोल्टेज को 1.5 टाइम्स किया है, 1.5 गुना किया हुआ है, तो मेरी करंट भी क्या हो जाएगी, 1.5 टाइम्स हो जाएगी। ओके, सो दिस इज द ओम्स लॉ। बट इसकी एक कंडीशन है जिसकी मैंने बात शुरुआत में की कि इसकी जो फिजिकल जो चेंज नहीं होने चाहिए, जो आपका इक्विपमेंट है उसमें फिजिकल चेंज किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। इट मींस उसकी लेंथ में कोई भी परिवर्तन ना हो, ठीक है, उसके एरिया में कोई परिवर्तन ना हो। अगर वो 5 मिलीमीटर स्क्वायर का अगर वायर है तो वो फिर 5 मिलीमीटर स्क्वायर का ही हो, ऐसा ना हो कि वो 1 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर स्क्वायर का हो जाए, ठीक है। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उसकी जो है मेटल में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप एल्यूमिनियम का वायर ले रहे हो सो वो फिर आप उसके एल्यूमिनियम के वायर के लिए ही, और अगर आप कॉपर के वायर के लिए देखोगे सो हो सकता है आपको एल्यूमिनियम और कॉपर के वायर में जो आपकी गणना है उनमें अंतर देखने को मिले, ठीक है। वोल्टेज आपने दोनों में सेम दिया हुआ था लेकिन दोनों में करंट की जो मेजरमेंट थी वो क्या है, दोनों की अलग अलग है। ओके, सो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक है। वेरिएबल रेसिस्टेंस क्या होता है, बताया हुआ था मैंने कि जिसका रेसिस्टेंस हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, वो हमारे वेरिएबल रेसिस्टेंस है। करंट कंट्रोलर यानी आपका धारा नियंत्रक, जिसके ऐसा यंत्र जिसके मतलब जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्विपमेंट की मदद से क्या कर सकते हैं, करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। 5 एम्पियर 10 एम्पियर, ओके, जितनी हम चाहें उतनी हम करंट प्रवाहित कर सकते हैं। सो इट विल कॉल करंट कंट्रोलर। ओके, सो अब देखो मैंने बताया कि ओम्स लॉ कहता है कि अगर उसमें कोई भी फिजिकल चेंज नहीं हो रहा है तभी क्या होगा, करंट प्रोपोर्शनल होगी आपके वोल्टेज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आपके रेसिस्टेंट के। ओके, लेकिन अगर लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और अगर उसकी जो प्रकृति है उसमें यानी जो हमारा मेटल है वो अगर चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली द रेसिस्टेंस विल चेंज। ओके, सो लेंथ इट विल डायरेक्टली इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये हाँ, कंडक्टर वर्ड आया है। सो एक होता है आपका इंसुलेटर, सो एक हो गया आपका कंडक्टर, एक होता है आपका इंसुलेटर। तो देखो फर्स्ट जो पार्ट था उसमें मैंने बात की हुई थी कि करंट किस प्रकार फ्लो होती है, तो मैंने बताया हुआ था मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होता है, करंट फ्लो होती है, ठीक है। मैंने फर्स्ट फिगर में ही आपको दिखाया हुआ था कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे, ठीक। लेकिन अगर वो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो ही ना, यानी कि ऐसे आपके जो सब्सटेंस होते हैं जिनमें क्या होता है आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं या कि ना के बराबर होते हैं, तो वो आपके क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। और अगर वो अच्छी मात्रा में है तो आपके गुड कंडक्टर्स या कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। सो अगर क्या हो रहा है, लेंथ अगर आप वायर की बढ़ा रहे हो सो उसी प्रोपोर्शनल में क्या होगा, कंडक्टर का रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। इट मींस अगर 1 मीटर का वायर है और उसका रेसिस्टेंस 2 ओम है, ठीक है। रेसिस्टेंस के बारे में मेनली जो बताया हुआ था वो बताया हुआ था ओम ने। सो इसका जो मात्रक है उन्हीं के नाम पर ओम है, इसको इस प्रकार दर्शाते हैं, ठीक है। अगर आप इसी 1 मीटर के वायर के साथ एक 1 मीटर का वायर
और लेकर ऐड कर दें उसी पदार्थ का, सो अब जो 2 मीटर का वायर हो जाएगा तो इसका जो आपका रेसिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा एग्जैक्टली, क्योंकि वायर की लेंथ डबल हो गई है तो क्या होगा, आपका रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, तो 2 से 4 ओम हो जाएगा। ठीक है। एरिया, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेट मी इरेज ऑल दिस। ओके, सो देखो, अगर मान लीजिए ये आपका वायर है, ओके, और इसका एरिया ए है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए फॉर एरिया होता है, सो इसलिए हमने इसे ए से प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक, तो अब होगा क्या, अगर एरिया में आपके इंक्रीजमेंट होगा तो रेसिस्टेंस में आपके डिक्रीजमेंट होगा। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एक चीज बढ़े तो दूसरी चीज घट जाए। अगर आप बाइक ज्यादा तेजी से चलाओगे तो टाइम कम लगेगा जाने में। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर आप वायर का एरिया बढ़ा रहे हो तो आपका क्या होगा, आपका जो रेसिस्टेंस है वो कम होगा। अभी आपका एरिया मान लीजिए 2 मिलीमीटर स्क्वायर था वायर का, ओके, सो रेसिस्टेंस था 1 ओम। ठीक है। लेकिन अगर अब इस वायर को आप कर दो 4 मिलीमीटर स्क्वायर, उसी को खींचकर लंबा नहीं करना है, मेरा मतलब है उसी पदार्थ का आप एक दूसरा वायर ले लीजिए। ठीक है। सो अब क्या होगा, वो जो रेसिस्टेंस होगा वो आपका 0.5 mm ही, सॉरी mm नहीं, ओम रह जाएगा। ठीक है। टेम्परेचर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। अगर रेसिस्टेंस बढ़ता है तो उसी अकॉर्डिंगली क्या होता जाएगा, आपका रेसिस्टेंस भी लगातार बढ़ता जाएगा। ओके, सो यू कैन सी हियर इज द one only a slightly part of a wire. Okay, so A for area, L for length. Okay, this is the resistance. Okay, rho resistivity, हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकता। ठीक है। यानी जो आपके रेसिस्टेंस करने का गुण होता है उसी को हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी। अगर किसी वायर का रेसिस्टेंस ज्यादा है सो वी विल से उसकी रेसिस्टिसिटी ज्यादा है। ठीक है। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, ये आपका फार्मूला होगा रेसिस्टेंस का, जहां पर आपका रेसिस्टेंस वायर की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और आपकी रेसिस्टिविटी जिसकी कुछ वैल्यू होगी उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। सो यू कैन से फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, अगेन द लेंथ L ऑफ द मटेरियल, लॉन्गर मटेरियल्स हैव ग्रेटर रेसिस्टेंस। सो अगर आपका जो वायर है वो L लेंथ का है और उसका रेसिस्टेंस 1 ओम है, और अगर उसको हम 2L का करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। ठीक है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल, लार्जर एरिया ऑफर लेस रेसिस्टेंस। जितना आपका तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया अधिक होगा उतना ही रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है। सो अगर आपका अभी ए एरिया है और रेसिस्टेंस 2 ओम है, तो अगर एरिया हम सिर्फ कितना कर दें, सॉरी 2A कर दें, अभी A एरिया है तो 2 ओम है, लेकिन अगर एरिया हम 2A कर दें सो हमारा रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। द टेम्परेचर T और द मटेरियल, द हायर टेम्परेचर यूजुअली रिजल्ट इन हायर रेसिस्टेंस। जो हायर टेम्परेचर होता है उसके कारण से रेसिस्टेंस क्या होता है, हायर होता है। ओके। द काइंड ऑफ मटेरियल, आयरन हैज मोर इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, जियोमेट्रिकली सिमिलर कॉपर कंडक्टर। ठीक है। जो आपका आयरन होता है उसका जो रेसिस्टेंस होता है, देखो थर्ड 3 चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हुई थी, और चौथी चीज है हमारी द काइंड ऑफ मटेरियल, कि हमने कौन सा पदार्थ लिया हुआ है। ठीक। सो अगर हम ले रहे हैं आयरन को, सो आयरन क्या होगा, मोर इलेक्ट्रिकली रेसिस्टेंस होगा देन कॉपर कंडक्टर। ठीक है। सो ये जो कॉपर कंडक्टर होते हैं, पहली बात तो इजीली अवेलेबल है। ठीक है। और दूसरी बात क्या होते हैं, आयरन की अपेक्षा क्या होगा, ये अधिक रेसिस्टेंस होंगे। ठीक है। सॉरी, आयरन की अपेक्षा कम रेसिस्टिविटी वाले होंगे, आयरन का रेसिस्टेंस अधिक होगा अपेक्षाकृत कॉपर के रेसिस्टेंस। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ध्यान रखिए और मस्त रहिए।